हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत चूर्ण कल्पना। पहली कल्पना हमने पढ़ी स्वरस, उसके बाद कल्क, फिर कल्क की उपकल्पना बोल सकते हैं हम चूर्ण कल्पना। चूर्ण क्या रहता है, चूर्ण किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, चूर्ण की मात्रा क्या है, चूर्ण में जो कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं उसकी मात्रा क्या है, चूर्ण किस तरह स्टोर करना चाहिए, चूर्ण जो कुछ है उसके क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, पेशेंट में किस तरह इस्तेमाल की जा सकते हैं, इसके बारे में ओवरऑल जानकारी इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक चूर्ण कल्पना। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स में मेडिसिन के बहुत टाइप्स बताए हैं, जिसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोज मेडिकेशंस बोल सकते हैं। उसके अंतर्गत एक पाउडर फॉर्म जिसे हम चूर्ण कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो एक मेडिकेशन का टाइप है। वो किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। चूर्ण एक एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि फाइन पाउडर है, जो कुछ शुष्क औषधीय वनस्पति रहते हैं उसको अच्छे तरह से पल्वराइज करके, डिसइंटीग्रेट करके, ग्राइंड करके मशीन से हमें जो मिलता है उसे हम पाउडर या चूर्ण कहते हैं। चूर्ण दिखने में एकदम फाइन रहता है और समझो हम वो एज अ मेडिकेशन लेते हैं तो बॉडी में फास्टली एक्टिविटी अपनी दिखाता है। चूर्ण ऑलवेज हमें ड्राई फॉर्म में देखने को मिलता है। चूर्ण स्टोर करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूर रहता है। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। मैंने अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि चूर्ण क्या है, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आई होगी कि चूर्ण मतलब पाउडर। तो आप जान लेते हैं कि भैषज कल्पना के अंतर्गत चूर्ण किस तरह आचार्यों ने वर्णित की है। आचार्य चूर्ण कल्पना कल्क कल्पना के अंतर्गत एक उपकल्पना मानते हैं। आपको मालूम है, कल्क निर्मित समय हम शुष्क द्रव्य से कल्क निर्मित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं, लेकिन चूर्ण कल्पना निर्माण करते समय हमें किसी तरह वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूर्ण हमें टोटली ड्राई फॉर्म में एज अ बाय प्रोडक्ट चाहिए। तो चूर्ण निर्मित के लिए हमें जो कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो अच्छी तरह से ड्राई होने चाहिए, मतलब सूखे वाले होने चाहिए, जिसे हम शुष्क कहते हैं। उसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं चाहिए। मॉइस्चर रहता है तो चूर्ण निर्मित में हमें दिक्कत होती है और चूर्ण निर्मित होने के बाद भी ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए वो नहीं रह सकते, वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो जान लेते हैं कि चूर्ण की डेफिनेशन क्या है, चूर्ण किस तरह निर्मित की जाती है उसके बारे में। जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है वो किस तरह चूर्ण निर्मित करती है, पाउडर निर्माण करते हैं, इसके बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स का जो कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसका मार्केट भी ऑलमोस्ट ट्रिलियन डॉलर्स में जा चुका है और ये 2050 तक और भी बढ़ने वाला है, ऐसा अनुमान आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स में लगाया गया है। और वैसे भी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स कंपनियां अभी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो बड़े बड़ी कंपनियों में चूर्ण निर्मित के लिए डिसइंटीग्रेटर मशीन, पल्वराइजर मशीन, माइक्रो पल्वराइजर मशीन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हमें चूर्ण बनाना है तो हमें किस तरह बनाना है ये जानना हमें ज़रूरी है। उसके लिए हमें सर्वप्रथम शुष्क द्रव्य जो कुछ वनस्पति औषधि द्रव्य हो वो लानी है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। उससे जो कुछ पत्थर, मिट्टी और अदर जो कुछ खराबियाँ रहती है, कीट जो बोलते हैं हम, वो सब हमको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हमें उसको इमाम दस्ता, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मोर्टर या पिस्टल, या उसे हम पत्थर का एक इमाम दस्ता कह सकते हैं या पत्थर का खलबत्ता कह सकते हैं। खल में डाल के उसे हमें अच्छी तरह से बत्ते के साथ कूटना है। खल बत्ते के साथ कूटने के बाद जो कुछ रॉड रखे वो कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर फॉर्म में, लेकिन वो उतना फाइन नहीं होगा, तो उसे हमें और फाइन करना है। इसलिए हम उसको वस्त्र से फिल्टर कर लेते हैं। कोई भी सूती वस्त्र लो या कॉटन वस्त्र लो, उससे या छालनी लो, छालनी से हम उसको अच्छी तरह से फिल्टर करके लेंगे। जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम चूर्ण कहते हैं या पाउडर कहते हैं। जो प्रोडक्ट मिलता है वो
ऑलमोस्ट फाइन रहता है, क्योंकि हमने उसको फिल्टर करके लिया है विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ या सूती क्लॉथ या चलनी या सीव बोल सकते हैं, उससे हमने उसको फिल्टर करके लिया है। तो चूर्ण बनने के बाद उसको स्टोर करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चूर्ण मॉइस्चर कंटेंट में आता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसे हमें एयर टाइट बॉटल्स में स्टोर करके रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक जान लिए कि चूर्ण किस तरह निर्मित की जाती है उसके बारे में। तो यहाँ पे आचार्यों ने चूर्ण की पर्याय बताए हैं, जैसे कि रज और शोध। ये आचार्यों ने चूर्ण के पर्याय बताए हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। चूर्ण को रज क्यों कहा है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो जो कुछ दिखने में जो है वो ऑलमोस्ट स्मॉल रहते हैं, इसलिए उसे हम रज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आचार्यों ने चूर्ण की मात्रा एक कर्ष बताई है। एक कर्ष का मीनिंग होता है, क्योंकि हाफ कर्ष इज इक्वल टू हम 6 ग्राम तक पकड़ते हैं, तो 1 कर्ष इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 12 ग्राम तक उसकी मात्रा चली जाती है। लेकिन वस्तुतः उतनी मात्रा हम पेशेंट को नहीं दे सकते, तो ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते थे तो एक 3 से 4 ग्राम की मात्रा हम पेशेंट को एज ए मेडिसिन के तौर पर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पढ़ के कि चूर्ण पर्टिकुलरली आचार्यों ने क्या बताया है उसके बारे में। अत्यंत सूखे द्रव्य को शिला पर अच्छी तरह से पीसकर इमाम दस्ता, यहाँ पे इमाम दस्ता शब्द आया है, जिसे हम खलबत्ता भी कह सकते हैं। उसमें हमको खलबत्ता कुछ इस टाइप का रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्रामेटिकली, आप इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शुष्क द्रव्य डालने हैं, जो कुछ शुष्क द्रव्य है वहाँ पे, फिर यहाँ को अच्छी तरह से आपको ये जो बत्ता है ये बत्ते से आपको उसको अच्छी तरह से क्या करना है, क्रश करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, क्रश करना है। क्रश करना मतलब क्या फ्रेंड्स, उसे अच्छी तरह से कूटना है। क्या करना है, कूटना है। ये हो गया इमाम दस्त का, उसका बत्ता हो गया, और यहाँ पे हमने जो कुछ ड्राई फॉर्म में मिली काष्ठ औषधियाँ है वो हमने इसमें डाली है। ये कूटने के बाद हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमें मिलता है पाउडर। क्या मिलता है फ्रेंड्स, पाउडर। ओके, ये ओवरऑल प्रोसेस है। एज अ स्मॉल क्वांटिटी पे हम चूर्ण बनाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो आचार्य ने इस तरह स्मॉल क्वांटिटी में इमाम दस्ते का उपयोग करके चूर्ण हमको निर्मित के लिए बताया है। तो प्रक्षेप द्रव्य चूर्ण में कितनी मात्रा में डालना चाहिए ये जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि प्रक्षेप द्रव्य डालने से जो कुछ चूर्ण है उसकी संवेदनावती भी बढ़ती है, उसका कलर बढ़ता है, उसका टेक्सचर बढ़ता है, उसकी प्रॉपर्टी भी इन्हांस होती है, और डोज रिडक्शन में भी हमको कुछ हद तक मदद हो सकती है। तो चूर्ण में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि चूर्ण में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा आचार्यों ने क्या बताई है उसके बारे में। चूर्ण में प्रक्षेप, समझो गुड़ मिलाना है तो हम उसे समभाग में मिलाते हैं, चीनी मिलानी है तो 2 भाग या 2 टाइम्स मिलाते हैं, या शहद मिलाना है तो भी हम 2 टाइम्स मात्रा में उसमें मिलाते हैं। और लिक्विड मीडिया जैसे कि स्वरस हो गया, दुग्ध हो गया या जल हो गया, तो वहाँ पे हमें चूर्ण के 4 टाइम्स प्रक्षेप द्रव्य डालना आचार्यों ने बताया है। तो देख लेते हैं कि आचार्यों ने कैसे कैसे उसकी अमाउंट बताई है। आचार्य सर्वप्रथम कहते हैं कि चूर्ण में प्रक्षेप में यदि हमको गुड़ मिलाना है तो समभाग मीन्स सेम क्वांटिटी में हमें गुड़ मिलाना है। 1 भाग
चूर्ण और एक बार गुड़, इसका ऐसा प्रोपोर्शन रहेगा। चीनी मिलाना है तो द्विगुण मात्रा में, 2 भाग चूर्ण और 2 भाग चीनी। ओके, तो शहद हम एज अ जिसे बोल सकते हैं कि लिकरिंग टाइप एजेंट चाटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें चूर्ण से दुगनी मात्रा में शहद मिलाने के लिए बताया है। उसके अलावा द्रव जो लिक्विड मीडिया स्वरस है, क्वाथ है या जल है, वो चूर्ण के साथ मिलाना है तो हमें उसको चूर्ण से चतुर्गुण लेना है। चतुर्गुण मीन्स हमको उसको 4 टाइम्स लेना है। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। और हींग यहाँ पे बताया है, हींग कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए? हींग एक एक्चुअली एक वनस्पतिक द्रव्य है जो कुछ वनस्पति से मिलता है निर्यास के तौर पे। निर्यास जैसे कि आप देखते हैं कि नींब के पेड़ से हमें डिंक जो है वो निर्यास के तौर पे मिलता है, जिसे हम गम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वो एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट है। उस तरह हींग भी एक प्रकार का वनस्पति से मिलने वाला एक्सट्रैक्ट है। हींग पर्टिकुलरली दीपन पाचन का काम करता है, वातानुलूमन का काम करता है। वातानुलूमन मीन्स जो कुछ वायु की गति है जो कुछ डिस्टर्ब होती है, पर्टिकुलरली वायु की मदद से हमें गैस पास होने में मदद होती है, डाइजेशन में भी मदद होती है, और जो कुछ ओवरऑल एक्टिविटीज़ बॉडी की है अपनी, वो वात पे डिपेंड है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। तो वो सब चीज़ें वात दोष के कार्य के अंतर्गत आती है। जब वात दूषित होता है तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स बॉडी में निर्माण होते हैं। वो डिसीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए वात को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उस कंडीशन में हम हींग का इस्तेमाल एज ए मेडिसिन के तौर पे करते हैं। तो चूर्ण में हमें हींग डालना है तो हींग की मात्रा न उत्क्लेदोक्त, यहाँ पे शब्द आया है फ्रेंड्स कि उत्क्लेद नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे शब्द आया है कि न उत्क्लेद मात्रा। इसका मीनिंग होता है कि हींग उतनी मात्रा में डालना चाहिए कि जिससे पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन या मछली ना हो, उसको उल्टी ना हो, उतनी मात्रा में हमें उसे हींग डालना है। तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि चूर्ण में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी है। समझो हम गुड़ मिलाते हैं तो सेम प्रोपोर्शन में डालना है, चीनी मिलाते हैं तो 2 टाइम्स डालना है, शहद डालते हैं तो भी 2 टाइम्स डालना है, जैसे कि द्रव्य डालते हैं, लिक्विड मीडिया डालते हैं, उसे हमें 4 टाइम्स डालना है एज कम्पेयर टू चूर्ण। और हींग डालते हैं तो उसकी मात्रा हमें पेशेंट को न उत्क्लेदोक्त मीन्स उससे पेशेंट को नॉशिएटिंग वोमिटिंग सेंसेशन या मछली या वोमिटिंग उल्टी प्रोड्यूस ना हो, उतनी मात्रा में हमें उसमें हींग डालना है। तो चूर्ण निर्मित होने के बाद चूर्ण एज एडमिनिस्टर करते समय अनुपान का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो अनुपान किस तरह दिया जाना चाहिए इसके बारे में भी हमें आचार्य ने बताया है। जैसे कि वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, या हर एक कंडीशन में हमें अनुपान का डोसेज अलग लगता है। वात रोग में हम चूर्ण आदि का अनुपान 3 पल देते हैं, पित्त रोग में 2 पल और वात रोग में 1 पल। द्रवानुपान के साथ चूर्ण आदि औषधि लेना चाहिए, ऐसे आचार्य ने कहा है। 3 पल 1 पल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट 1 पल इक्वल टू 4 तोले बोल सकते हैं। 1 तोला इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4 ग्राम। तो 4 तोला मीन्स वॉट, ऑलमोस्ट ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 तोला होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 पल इक्वल टू 4 तोला, 1 तोला इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो इस तरह हमें उसको ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो वात रोग में हम चूर्ण आदि का अनुपान देते हैं, अवलेह गुटिका एवं कल्क का अनुपान देते हैं, तो हमें वात रोग में 3 पल देना है, पित्त रोग में 2 पल देना है और कफ रोग में 1 पल द्रव अनुपान के साथ चूर्ण आदि औषधि लेनी चाहिए, ऐसे आचार्य ने कहा है। चूर्ण में अनुपान होने के बाद अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चूर्ण में भावना द्रव्य का प्रमाण कितना रहना चाहिए। भावना एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कह सकते हैं कि लेविगेटिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लिक्विड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ सॉलिड ड्रग है उसे अच्छी तरह से लिक्विफाई करके उसको अच्छी तरह से ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट कब तक करना है? जब तक वो एक जीव ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए, उसे हम भावना कहते हैं। भावना मीन्स कुछ भी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको अच्छी तरह से लिक्विड से पोर करके ट्राइचुरेट करना, जिससे उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो अच्छी तरह से इंटरमिंगल हो जाए, मिक्स हो जाए, उसे हम भावना कहते हैं। तो चूर्ण पदार्थ में हम भावना द्रव्य डालते हैं तो उसकी मात्रा हमें चूर्ण अच्छी तरह से भीगना चाहिए
या मॉइस्ट होना चाहिए, उतनी ही अमाउंट में हमें उसमें भावना द्रव्य जो कुछ है वो डालना है, ऐसे आचार्यों ने बताया है। यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, चूर्ण में भावना द्रव्य का प्रमाण क्या रहना चाहिए उसके बारे में। आचार्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चूर्ण में भावना द्रव्य, सभी चूर्ण पदार्थ जितने द्रव पदार्थ में डूब जाए उतने ही प्रमाण में भावना द्रव्य समझना चाहिए। एक खरल में 4 पल चूर्ण रखे और उसमें आंवला सोरस उतना ही डाले जितने में चूर्ण डूब जाए। जैसे कि मैंने बताया है कि चूर्ण जितने अमाउंट में डूब जाता है या मिक्स हो जाता है उतनी ही क्वांटिटी में हमें उसमें भावना द्रव्य डालना है, न कि ज़्यादा न कम। वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, उतने ही मात्रा में हमें जो कुछ लिक्विड या जो भावना के तौर पे हम दुग्ध इस्तेमाल करते हैं या स्वरस इस्तेमाल कर सकते हैं या क्वाथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो डालना चाहिए। पहले मैंने बताया है कि कल्क कल्पना के अंतर्गत ही चूर्ण कल्पना ली जाती है। एक्चुअली वो उसकी एक उपकल्पना ही आचार्य ने बताई है। ओके फ्रेंड्स, तो चूर्ण कल्पना पंचकषाय का कल्पना के अंतर्गत ही आएगी। तो कुछ श्लोक्स बताए हैं यहाँ पे, और श्लोक का मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पे एक श्लोक आया है फ्रेंड्स, अत्यंतम शुष्कम यद्रव्यम सुपिष्टम वस्त्रकालितम तस्य चूर्ण रजशोधः तन्मात्रा कोल समन्वितम। तो मैं पढ़ के बताता हूँ, इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ हर एक वर्ड का। यहाँ पे अत्यंत शुष्कम वर्ड आया है। अत्यंत शुष्कम मैंने बताया कि चूर्ण निर्मित करते समय हमें शुष्क द्रव्य चाहिए, जो ड्राई फॉर्म में ड्रग है वो हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए टोटली। उसको हमें फिल्टर्स करना है, किससे, वस्त्र से करना है। यहाँ पे बताया है कि उसे हमें अच्छी तरह से वस्त्र गालित करना है। यहाँ पे वर्ड आया है वस्त्र गालितम, मीन्स इसका मतलब होता है उसको हम फिल्टर करना है। क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करके हमें उसे लेना है। यहाँ पे चूर्ण के पर्याय बता है रज और शुद्ध। मैंने एक्सप्लेन किया है कि रज जो कुछ फाइन रहता है, पोलन ग्रेन्स, उस टाइप की कंसिस्टेंसी या उस टाइप का शेप हमें, उस टाइप का साइज हमें चूर्ण को देखने के मिलता है, उसे हम रज या शुद्ध कहते हैं। और जो कुछ चूर्ण के पर्यायवाची शब्द आचार्य ने बताए है, रज एक हो गया फ्रेंड्स और शोध एक हो गया। यहाँ पे मात्रा भी बताई है आचार्य ने कि कितनी मात्रा बताई है, तस्य चूर्ण रजो शोध शोध मात्रा कोल समन्वितम। एक कोल का मीनिंग होता है अर्धाकर्ष। अर्धाकर्ष मीन्स 6 ग्राम। तो उसकी मात्रा हम 6 ग्राम तक, अर्धा कोल मीन्स 1 कोल मीन्स हाफ ग्राम, 1 कोल मीन्स हाफ कर्ष, तो उसकी मात्रा हो गई 6 ग्राम। तो ऑलमोस्ट 1 कोल बता है, तो हम उसकी मात्रा ले सकते हैं 6 से 12 ग्राम तक। लेकिन एज ए प्रैक्टिकल तौर पे हम चूर्ण की मात्रा 2 to 4 ग्राम ही मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 1 कोल मीन्स हाफ कर्ष इज इक्वल टू 6 ग्राम। तो 6 ग्राम मात्रा में हम पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली चूर्ण दे सकते हैं। जो कुछ प्रक्षेप बताया है उसके बारे में यहाँ पे श्लोक आया है, जो हमने ऊपर क्लियर कर लिया कि गुड़ कितना डालना चाहिए, चीनी कितनी डालनी चाहिए, द्रव पदार्थ कितना डालना चाहिए या शहद कितना डालना चाहिए, उसके बारे में। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अनुपान क्या है। अनुपान क्या है फ्रेंड्स, वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनुपान का मीनिंग क्या होता है। अनुपान का मीनिंग ये होता है कि अनुपान एक मेडिसिन देने का रूट कह सकते हैं, जिसके साथ हम मेडिसिन मिक्स करके देते हैं। अनुपान से जो कुछ रॉ मेडिसिन देते हैं या जो कुछ बेसिक मेडिकेशन देते हैं उसका पावर बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी कम टाइम में हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे उसलिए आचार्य ने एक श्लोक दिया है, वो पढ़ के बताता हूँ, उसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको अनुपान का मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर होगा। अनुपान मीन्स, अणु मीन्स सह, पान मीन्स लेना, अनुपान मीन्स मेडिसिन के साथ लेना, उसे हम अनुपान कहते हैं या सहपान कहते हैं। क्लियर हो गया, अनु एक वर्ड हो गया, पान एक हो गया। अनु मीन्स विथ, पान मीन्स टू टेक, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ अदर सपोर्टिंग जो कुछ मीडिया लेते हैं उसे हम अनुपान कहते हैं। यथा तैलम जले क्षिप्तम शनेन एव प्रसरपति अनुपान एव वलदंगे तथा सरपति भेषजम। तो यहाँ पे आचार्य ने बताया कि जैसे
हम एक पॉट में वाटर लेते हैं और वाटर में हम तेल का एक बूंद डालते हैं या तेल का एक ड्रॉप डालते हैं, ऑयल का एक ड्रॉप डालते हैं। तो वो जिस तरह वाटर में फैल जाता है फास्टली, उस तरह हम अनुपान के साथ ड्रग देते हैं तो उस तरह वो बॉडी में सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है और अपनी एक्टिविटी फास्ट, जिसे कहते हैं कि फास्ट मोड ऑफ एक्शन दिखाता है। वो अनुपान का महत्व मेडिकेशन में आचार्य ने इस श्लोक के अंतर्गत बताया है। जैसे कि ऑयल बॉडी में, जैसे तेल जो है वो वाटर सरफेस पे डालने के बाद जैसे ऑल ओवर द जो कुछ वाटर सरफेस से फैल जाता है, उस तरह बॉडी में हम अनुपान के साथ ड्रग देते हैं तो अनुपान की मदद से वो ड्रग बॉडी में अच्छी तरह से फैलने के लिए या सर्कुलेट होने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए एक्ट होता है। ऐसा आचार्य का ओवरऑल मीनिंग है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ भावना द्रव्य आचार्य ने बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भावना द्रव्य का अमाउंट क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे बताया है कि द्रव्येन यावता सम्यक चूर्ण सर्वप्लुतम भवेत्। जितनी लिक्विड मीडिया में वो चूर्ण है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उतनी अमाउंट में मिक्स होनी चाहिए या वो उसमें इंटरमिगल होनी चाहिए, उस अमाउंट में हमें भावना द्रव्य डालना है। चूर्ण एक भाग लेते हैं तो एक भाग लिक्विड मीडिया में वो चूर्ण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो वो अमाउंट है अपनी भावना द्रव्य की। यहाँ पे वही आचार्य ने श्लोक के अंतर्गत बताया कि द्रव्य ने यावता सम्यक चूर्ण सर्वप्लुतम भवेत्। अच्छी तरह से चूर्ण उस लिक्विड मीडिया में डूबना चाहिए। प्लुतम का मीनिंग होता है डूबना चाहिए। चूर्ण जो कुछ है चूर्ण वो सम्यक का मीनिंग होता है अच्छी तरह से। इसका मीनिंग ओवरऑल हो गया, जो कुछ लिक्विड मीडिया डाल रहे हैं आप, वो लिक्विड मीडिया में चूर्ण अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए या डूबना चाहिए। ये उसका अमाउंट आचार्य ने यहाँ पे बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं हम कि सीतोपलादी चूर्ण एक मेडिकेशन है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीतोपलादी चूर्ण बताया है। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जो कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा है पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कुछ दिखा है, सीता दिखाई है, वंशलोचन दिखाया है, दालचीनी दिखाया है, वेलची दिखाया है, पिपली दिखाई है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है सीतोपलादी चूर्ण के। तो देख लेते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स क्या है। मिश्री बताए, मिश्री का मीनिंग होता है शक्कर। वंशलोचन ये भी एक भी वनस्पतिक निर्यास है, जो वनस्पति उससे हमें मिलता है। बड़ी पिपली, छोटी इलायची और दालचीनी, ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स है सीतोपलादी चूर्ण की। उसकी अमाउंट भी आचार्यों ने बताया है कि शक्कर हमको 16 भाग लेना है, वंशलोचन 8 भाग लेना है, बड़ी पिपली 4 भाग लेना है, छोटी इलायची 2 भाग और दालचीनी 1 भाग। ये सब जो द्रव्य स्पेसिफिक अमाउंट में बता है उतने अमाउंट में हमें लेना है। शक्कर 16 भाग लेना है, वंशलोचन 8 भाग, बड़ी पिपली 4 भाग, छोटी इलायची 2 भाग और दालचीनी 1 भाग। इसका जो कुछ अमाउंट है ऊपर से नीचे कम होते जा रहा है। इसी अमाउंट में हमें सीतोपलादी चूर्ण बनाते समय ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें लेनी है। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, जो कुछ मेडिसिनल ड्रग्स बताए हैं रॉ, उसको हम अच्छी तरह से इमाम दस्ते, जो मैंने बताया था कि जो खलबत्ता है उसमें सब रॉ ड्रग्स डाल के पृथक पृथक एक एक डाल के उसको बारीक करना है। पहले मिश्री डालेंगे, फिर वंशलोचन डालेंगे, फिर बड़ी पिपली डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे और दालचीनी डालेंगे। सेपरेट डाल के उसको अच्छी तरह से कूटना है। अच्छी तरह से कूटने के बाद हमें वो हर एक में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसे हमें फिल्टर क्लॉथ, जिसे हम कॉटन क्लॉथ कहते हैं, उससे अच्छी तरह से फिल्टर करके लेना है। जो बाद में जो कुछ बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे हमें सीतोपलादी चूर्ण के तौर पे मिलता है। ओके फ्रेंड्स, जो कुछ सीतोपलादी चूर्ण मिलता है वो हमें फिल्टर करने के बाद एकदम फाइन मिलता है, सूक्ष्म मिलता है, जिसे हम सीतोपलादी चूर्ण कहते हैं। सीतोपलादी चूर्ण का वर्ण आचार्य ने बताया कि वो श्वेत वर्ण का रहता है, वो सुगंधित रहता है, क्योंकि उसमें शक्कर बताई है, उसके कारण वो सुगंधित हो उसके कारण वो सुगंधित भी हो गया और मधुर भी हो गया। छोटी इलायची, दालचीनी, पिपली, ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स के कारण उसको सुगंध आता है और शक्कर के कारण उसको मधुरता आती है। और कटुरस पर्टिकुलरली उसे पिपली की तौर पे आता है। पिपली कटुरसात्मक बताई है और दालचीनी भी थोड़ी सी कटुरसात्मक बताई है, उसके कारण उसे कटुरस आता है। तो पर्टिकुलरली सीतोपलादी चूर्ण कहाँ होता है क्लिनिकली, उसे हमें देखना है। तो सीतोपलादी चूर्ण की मात्रा आचार्य ने बताई है कि आप उसको 1 से 4 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं।
किसके साथ ले सकते हैं, अनुपान भी चाहिए, क्योंकि हमने अनुपान का भी महत्व पढ़ा है कि अनुपान के साथ हम रॉ ड्रग लेते हैं तो रॉ ड्रग जो कुछ अनुपान की एक्टिविटी है, अनुपान के साथ वो फास्टली एक्टिविटी दिखाता है, ऑल ओवर द बॉडी अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है और अपनी एक्टिविटी फास्ट दिखाता है। यहाँ पे अनुपान के तौर पर शहद मीन्स मधु या घी या घृत बताया है आचार्यों ने, तो उसके साथ मिक्स करके हमें सीतोपलादी चूर्ण लेना है। लेकिन डिसीज वाइज सीतोपलादी चूर्ण हम अलग अलग अनुपान के साथ ले सकते हैं। जैसे कि स्किन कंडीशंस में हमें लेना है सीतोपलादी चूर्ण, तो हम मंजिष्ठादि वात के साथ उसको ले सकते हैं। तो सभी प्रकार के कास श्वास क्षय, राजक्षमा, जीर्ण ज्वर, अरुचि, पित्त विकार, धातुगत ज्वर, मंदाग्नि, सगर्भा स्त्री, अम्ल पित्तादि विकारों में सीतोपलादी चूर्ण अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके एक क्लिनिकल यूटिलिटी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि आप सीतोपलादी चूर्ण कास, सभी प्रकार के कास, आयुर्वेद में आचार्य ने कास के 5 प्रकार बताए हैं। वो 5 टाइप्स ऑफ कास में, जिसे हम कफ कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कफ कंडीशन में हम सीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। श्वास उसे जैसे हम ब्रोंकियल अस्थमा, जिस कंडीशन में पेशेंट को सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, उस कंडीशन में हम पेशेंट को सीतोपलादी चूर्ण दे सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण देने की वजह से जो कुछ पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो कुछ को सांस फूलना है, वो कंडीशन से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। क्षय यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑल ओवर द जो कुछ हमारे बॉडी में सप्त धातु बता है, उसके क्षय की कंडीशन में हम सीतोपलादी चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण बॉडी में दीपन का कार्य अच्छा करता है, पाचन का कार्य अच्छा करता है, इसलिए उत्तरोत्तर जो धातु है रस से लेकर शुक्र तक सप्त धातु अच्छी तरह से निर्मित होती है। उस रेगुलर बेसिस पे यूज करने से जो कुछ बॉडी में क्षय प्रोड्यूस हुआ है, जो कुछ डिमेशिया प्रोड्यूस हुआ है, जो कुछ मैसरेशन प्रोड्यूस हुआ है, जो कुछ लॉस हुआ है बॉडी के मेन धातुओं का, वो हमको क्योर करने में मदद होती है। राजक्षमा का मीनिंग होता है एक हम उसे एक कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो कुछ ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया से कॉज होता है। उस कंडीशन में हम जो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, पेशेंट को खांसी होना, बुखार होना, या पेशेंट का वेट लॉस होना, पेशेंट को बुखार आना, जो कुछ एलिमेंट्स रहते, जो कुछ कंप्लेंट्स रहते, वो क्योर करने में हमें सीतोपलादी चूर्ण अच्छी तरह से मदद करता है। पर्टिकुलरली दीपन पाचन करके, उत्तरोत्तर धातु की निर्मित अच्छी तरह से करके, पेशेंट को बल देके, पेशेंट का ब्रहण करके, इस तरह सीतोपलादी चूर्ण हमें इस कंडीशन में राजक्षमा में इस्तेमाल कर सकता है। जीर्ण ज्वर में भी हम जो कुछ बहुत दिनों से पेशेंट की बॉडी में फीवर रहता है, उसके कारण पेशेंट को वीकनेस प्रोड्यूस होता है, उसको मुख में स्वाद नहीं रहता, उसको खाने की इच्छा नहीं होती, उसका इंडाइजेशन प्रोड्यूस होता है। इस सब कंडीशन में हम सीतोपलादी चूर्ण देने से पेशेंट के जो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि भूख न लगना, उसका अरुचि, जो कुछ माउथ में टेस्ट लॉस, जो सेंसेशन लॉस होता है टेस्ट का, वो अच्छी तरह से उसको रिटर्न आता है, तो उसकी जो कुछ खाने की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, उसके कारण उसके बॉडी में अच्छी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फीवर भी रिड्यूस होने में हमें मदद होती है। पर्टिकुलरली जो कुछ दालचीनी बताई जो रत्न काम करते हैं, उस हिसाब से अरुचि, जो कुछ प्रक्षेप द्रव्य है, वो अच्छी तरह से मुख में स्वाद निर्मित का काम करते हैं, इसलिए पेशेंट को अरुचि प्रोड्यूस नहीं होती, पेशेंट को खाना लेने में अच्छी तरह से लगता है, वो अच्छी तरह से उत्साहपूर्वक खाना लेता है। पित्त के विकार, जैसे कि यहाँ पे वंशलोचन डाला है और मिश्रित डाली है और दालचीनी डाली है, ये पर्टिकुलरली शीतवीर्यात्मक कहाँ है, तो वो पित्त विकार में अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। और धातु को ज्वर, जैसे कि सप्त धातु का ज्वर है, उस कंडीशन में भी हम सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदाग्नि, जिसमें बड़ी पिपली बताई है और दालचीनी बताई है, वो अच्छी तरह से जो कुछ जठराग्नि मंद हुआ है बॉडी में, उसको इग्नाइट करने के लिए, उसे अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो मंदाग्नि की कंडीशन में, इंडाइजेशन की कंडीशन में हम सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सगर्भा स्त्रियों में बताया है, लेकिन सगर्भा स्त्रियों में क्यों बताया ये जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि सगर्भा स्त्री में जो कुछ माता की बॉडी रहती है, वो उसको 2 काम रहते हैं, पर्टिकुलरली अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन करो और जो कुछ फिटस उसके यूटरस में बढ़ रहा है उसका पोषण करो। उस कंडीशन में सीतोपलादी चूर्ण हम एज अ दीपन पाचन देते हैं, एज अ क्या बोल सकते हैं उसे कि ब्रहण तौर पे, बल्ले के तौर पे दे सकते हैं, जिससे
माता का भी शरीर के सब धातुओं का पोषण अच्छी तरह से हो और बच्चा जो माता से आहार ग्रहण कर रहा है उसका भी पोषण अच्छी तरह से हो, उसके लिए वो मदद करता है एज अ बूस्टर एजेंट सितोप्लादी चूर्ण। जो कुछ माइनर एलिमेंट्स रहते हैं दीपन पाचन के, इंडाइजेशन के या काशी वगैरह या जो कुछ इन्फेक्शन है उस कंडीशन में एक सगर्भा स्त्री को अच्छी तरह से मदद करके बल्य एक्टिविटी दिखाता है, ब्रहण एक्टिविटी दिखाता है और रसायन एक्टिविटी दिखाता है। इसलिए हम सगर्भा स्त्रियों में सितोप्लादी का चूर्ण अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अम्ल पित्त की कंडीशन पर्टिकुलरली इसमें विलायची बताई है, वंशलोचन बताए है या शक्कर बताई है। अम्ल पित्त के विकार में भी जो कुछ पेशेंट को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट को गले में पर्टिकुलरली जलन प्रोड्यूस होती है, उस कंडीशन में हम सितोप्लादी चूर्ण शहद के साथ दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को जो कुछ एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होने में मदद होती है। क्योंकि इसमें जो कुछ दीपन पाचन द्रव्य बताए वो अपनी जठराग्नि को अच्छी तरह से प्रदीप्त करते हैं, आम का पाचन करके लाते हैं, इसलिए आम निर्मित नहीं होती और एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन भी नहीं होता और पेशेंट का डाइजेशन इम्प्रूव होके जो कुछ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो जो कुछ बॉडी के पर्टिकुलर आहार ले हैं उस कंडीशन में उसको डाइजेशन करने के लिए वो रिवर्सली यूज़ होता है। इसलिए पेशेंट को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स में भी सितोप्लादी चूर्ण से अच्छी तरह से उपयुक्त सितोप्लादी चूर्ण बताया है। और दाहा यहाँ पे एक वर्ड आया है, दाहा का मीनिंग जान लेते हैं कि दाहा का मीनिंग पर्टिकुलरली क्या है। दाहा, तृष्णा और भ्रम। दाहा, तृष्णा और भ्रम पर्टिकुलरली पित्त के विकार बताए हैं। यहाँ पे हमने वंशलोचन और सीता डाली है जो पर्टिकुलरली, और इलायची भी डाली है, पर्टिकुलर शीतवीर्यात्मक द्रव्य है। शीतवीर्य होने की वजह से जिस पेशेंट के हाथ पैर में जलन होती है जिसे हम हस्तपाद तलदाह कहते हैं, उस कंडीशन में हम सितोप्लादी चूर्ण देके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। पेशेंट का सर्व हस्तपाद तलदाह जो कुछ बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके पाम्स में ऑफ द हैंड्स एंड फिट वो कम करने में हमें सितोप्लादी चूर्ण विद द हेल्प ऑफ शर्करा, शर्करा हंदो, वंशलोचन हंदो और इलायची हंदो जो शीतवीर्यात्मक द्रव्य है उसमें हमें मदद करते हैं। भ्रम की कंडीशन में जिसे हम वर्टाइगो कहते हैं उस कंडीशन में भी हम सितोप्लादी चूर्ण पेशेंट को दे सकते हैं। भ्रम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि पेशेंट भ्रम की अवस्था में पर्टिकुलरली पित्त की वजह से जाता है। यहाँ पे वंशलोचन और सीता जो कुछ बताई हो वो पित्त शमन का कार्य करके पेशेंट को भ्रम से दूर करती है। ऐसी क्लिनिकल यूटिलिटी सितोप्लादी चूर्ण की हमने देखी। क्या क्या देखी? कास, श्वास, क्षय, राजेक्ष्मा, जीर्णज्वर, अरुचि, पित्त विकार, धातुगत ज्वर, सगर्भा स्त्री, पित्त विकार, अम्ल पित्त और जो कुछ दाहा है, तृष्णा है, भ्रम है, पित्त के विकार, उस कंडीशन में सितोप्लादी चूर्ण अपने हर एक इंग्रेडिएंट के एक्टिविटी दिखा के मदद करती है। तो इसकी मात्रा हम ले सकते हैं 2 से 4 ग्राम। अनुपान के तौर पे हम मधु और घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीज वाइज उसका अनुपान हम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगला एक चूर्ण पढ़ लेते हैं हम। आचार्य ने बताया है तालिशादी चूर्ण। तालिशादी चूर्ण, तो तालिशादी चूर्ण के पहले से सर्वप्रथम हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि तालिशादी चूर्ण में क्या क्या आचार्य ने इंग्रेडिएंट्स बताया है। तालिश पत्र बताया है, मरीच बताया है, शूंठ बताई है, बड़ी पिपली बताई है, वंशलोचन, दालचीनी, छोटी इलायची और शक्कर, ये सब द्रव्य 8 द्रव्य बताए हैं तालिशादी चूर्ण में। तालिश हम 50 ग्राम मात्रा में, मरीच 100 ग्राम मात्रा में, शूंठ 150 ग्राम, बड़ी पिपली 200 ग्राम, वंशलोचन 250 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम और शक्कर 1600 ग्राम, इतनी मात्रा में लेते हैं। तो ये सब द्रव्य हम सर्वप्रथम जो कुछ 8 द्रव्य बताए वो सेपरेटली इमाम दस्ते या कलबत्ते में लेके उसको अच्छी तरह से बारीक करना है। बारीक करने के बाद हर एक ड्रग मिक्स करके फिर उसको अच्छी तरह से कूटना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद उसे हमें क्लॉथ से फिल्टर करना है। उस अब चलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चलनी का इस्तेमाल करके भी आप उसको अच्छी तरह से छान सकते हैं। छानने के बाद हमें जो कुछ बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है उसे हम तालिशादी चूर्ण कहते हैं। तालिशादी चूर्ण की मात्रा आचार्यों ने 1 से 4 ग्राम तक बताई है। तो अनुपान मध्य घृत ले सकते हैं। तो तालिशादी चूर्ण हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तालिशादी चूर्ण हम पर्टिकुलरली श्वास, कास, रुचिनाशक है, दीपन पाचन है,
इस कंडीशन में हम तालिशादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं दीपन पाचन के तौर पे मदद करने वाले हैं, पर्टिकुलरली मरीच हो गया, शुंठ हो गया, बड़ी पिपली हो गई और दालचीनी हो गई। ये सब द्रव्य हमें दीपन पाचन कार्य करने में मदद करती है। उस तरह श्वास कास में भी हमें, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि शुंठ है या तालिश है या दालचीनी है, वो श्वासहर कासहर बताइए, तो उसे उस कंडीशन में हमें इसका उपयोग देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो इसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी बताए वो श्वासकाश की एक्टिविटी हमें पर्टिकुलरली दिखाते हैं। उसकी एक्टिविटी श्वासकाश अरुचिनाशक बताइए। जो कुछ दालचीनी है, बड़ी पिपली है, इलायची है, ये अरुचि जो कुछ पेशेंट के ओरल कैविटी में जो बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट या जो कुछ अच्छी तरह से टेस्ट का सेंसेशन लॉस हुआ है वो रिकवर करने में हमें मदद करती है। दीपन पाचन, जो कुछ बड़ी पिपली है, दालचीनी है, ये सब द्रव्य दीपन पाचन का कार्य करते हैं। तालिश भी दीपन पाचन का कार्य करने के लिए मदद करता है। पांडु, ग्रहणी, प्लीहा, शोष, ज्वर, हृदय रोग, सर्दी, अतिसार, शूल रोग नाशक, मूढ़वात का अनुलोमन, इस सब कंडीशन में हमें तालिशादी चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांडु में देख लेते हैं कि पांडु में किस तरह पर्टिकुलरली तालिशादी चूर्ण हमें मदद करता है। पांडु में पांडु एक ऐसा डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में पेशेंट के ऑल ओवर द बॉडी कुछ है अपने को वाइटनेस या जिसे कह सकते हैं कि पेलनेस देखने को मिलता है। पेशेंट की जो कुछ एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है थोड़ा सा वाइट होता है, जो कुछ ब्लड है उसका अमाउंट पांडु विकार में बॉडी में कम होता है। उस कंडीशन में हम तालिशपत्र, मरीच, शुंठी, पिपली, जो कुछ दीपन पाचन के द्रव्य है वो रक्त धातु अग्नि का कार्य बढ़ा के अच्छी तरह से रक्त निर्मित करने के लिए मदद करते हैं, जिसके कारण पेशेंट के बॉडी में जो कुछ पेलनेस प्रोड्यूस हुआ है, जो कुछ रक्त की अमाउंट कम होने की वजह से शरीर पे अपने को वाइटनेस, जैसे कि स्क्लेरा पे वाइटनेस देखने को मिल रहा है या बेस ऑफ द नेल से वहाँ पे अपने को वाइटनेस देखने को मिल रहा है, वो रक्त धातु की अग्नि बढ़ने से अच्छी तरह से रक्त बॉडी में निर्मित होगा। रक्त निर्मित होने की वजह से पेशेंट का पांडु विकार आपने दूर करने के लिए मदद होगी। उस तरह ग्रहणी का विकार यहाँ पे आचार्य ने बताया है। ग्रहणी विकार में जो कुछ पेशेंट को रिकरेंटली लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, पेशेंट का डाइजेशन टोटली डिस्टर्ब रहता है, पेशेंट को सुस्त जैसा फील होता है, पर्टिकुलरली जो कुछ डिओडिनल ट्रैक्ट है, डिओडिनम है, उस पर एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है ग्रहणी के विकार में। तो पेशेंट का डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, दीपन पाचन करने के लिए जो कुछ मरीच है, शुंठ है, बड़ी पिपली है, दालचीनी है, ये अपने कटुरस ठीक तरह से मदद करती है पेशेंट का जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए। और इसके अलावा पेशेंट के बॉडी में जो कुछ वीकनेस आया है, जैसे कि चीनी हो गई या दालचीनी हो गई या शुंठ हो गई, जो कुछ रसायन बताए हैं पेशेंट के बॉडी में वीकनेस दूर करने के लिए मदद करते हैं। ओवरऑल पेशेंट का धात्वाग्नि इम्प्रूव होने की वजह से और स्तंभन कार्य, जो कुछ द्रव्य जैसे कि शुंठ स्तंभन का भी कार्य करती है और मरीज भी थोड़ा सा स्तंभन का कार्य करता है। जो कुछ पेशेंट के बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड्स का विद स्टूल, वो रिकवर करने में हमें तालिशादी चूर्ण मदद करता है। वैसे भी कुछ लिवर डिसऑर्डर से या स्प्लीन डिसऑर्डर से, उस कंडीशन में भी हम तालिशादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस पेशेंट को सर्दी, वोमिटिंग सेंसेशन है, उस कंडीशन में भी हम तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का नॉसिएटिंग सेंसेशन, वोमिटिंग सेंसेशन लॉस होके उसको जो कुछ ओरल कैविटी में लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हुआ है वो रिकवर करने में मदद करती है। और शूल रोग नाशक यहाँ पे बताया है। शूल रोग नाशक पर्टिकुलरली आचार्य ने क्यों बताया, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ पे शूल रोग नाशक बताया है। जो कुछ शुंठ है वाता का अनुलोमन करती है, शुंठ है, बड़ी पिपली है, दालचीनी है, ये वातानुलोमक द्रव्य बताए हैं। जो कुछ बॉडी में वात की एक्टिविटी, जो वात की गति बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में पेन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी दिखा के शुंठ वातहर बताई है, तो उस कंडीशन में तालिशादी चूर्ण हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो कुछ वात की प्राकृत गति बिगड़ गई है, उसकी गति बिगड़ने की वजह से बॉडी में पेन प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन में शुंठ के कारण, मरीज के कारण हमें मदद होती है।
मूड वात का अनुलोमन भी, उसका भी मीनिंग ही वही है कि वात की प्राकृत गति बदल के वात विकृत गति से बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स निर्मित करता है। उस कंडीशन में हमें सूंठ, मरीज, पिपली, ये कुछ वातनाशक द्रव्य बताए हैं जो वात पे एक्टिविटी दिखाते हैं, वो हमें तालिशादी चूर्ण के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गुटी भी चीनी के चाशनी करके बनाई जाती है। इसकी हम गुटी भी बना दे सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल ड्रग्स हमने मिक्स कर लिए, फ़िल्टर कर लिए, फ़िल्टर करने के बाद जो कुछ पाउडर मिलता है उसमें हमें शक्कर की चाशनी करनी है। चाशनी करने के बाद हम उसको टैबलेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आचार्य ने बताया कि इसकी गुटिका भी आप बना सकते हैं। गुटिका का मीनिंग है आप टैबलेट फॉर्म। उसके लिए हमें शक्कर की चाशनी अलग 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 पॉट में बनानी है, उसमें चूर्ण डालना है। वो अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद कंसिस्टेंसी आती है जैसे कि 1 थ्रेड या 2 थ्रेड, जैसे हम पाक कहते हैं, 1 तारी पाक या 2 तारी पाक, उस कंडीशन तो हमको उसको पाक करना है। पाक करने के बाद उसमें हम सब चूर्ण, तालिशादी चूर्ण का ओवरऑल मिक्सचर डालेंगे जो कुछ फाइन है, और उससे हम गुटिका या टैबलेट्स बना सकते हैं और हम उसको चूस के ले सकते हैं, जिसे हम लिकरिंग बोलते हैं, लिकरिंग एजेंट्स बोल सकते हैं। उस तरह लिकोरिस पर्टिकुलरली। यहाँ पे आचार्य ने बताया कि छोटी इलायची के छिले दाने लेने से अधिक लाभ होता है। ऐसा आचार्य का कहना है कि इलायची के दाने हैं वो अच्छी तरह से छिलके लेने आचार्य ने बताया है पर्टिकुलरली। ये तालिशादी चूर्ण हम चूस के भी जैसे कि टैबलेट जो बताई है वो हम चूसने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल यूटिलिटी हो गई तालिशादी चूर्ण की। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि तालिशादी चूर्ण में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो सब चीज़ें। पर्टिकुलरली तालिश पत्र बताया है, मरीच बताया है, शुंठ है, बड़ी पिपली है, दालचीनी है, मौसलोचन है, छोटी इलायची और चीनी है। पर्टिकुलरली यूज़ बताया है श्वासकास, अरुचिनाशक, दीपन पाचन, पांडु विकार में जैसे कि एनीमिया में है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जहाँ पे डाइजेशन पेशेंट का बिगड़ जाता है, लूज मोशन होते हैं, वीकनेस रहता है उस कंडीशन में, स्प्लीन डिसऑर्डर्स में होता है, सर्दी में भी होता है, जो वोमिटिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं इलायची के कारण, दालचीनी के कारण दूर हो सकती है। शूल रोगनाशक जो कुछ वात के प्राकृत गति है बिगड़ने की वजह से बॉडी में जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वो पेन रिलीविंग कंडीशन में भी हम तालिशादी चूर्ण का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बेचाळीस